बाबा साहब द्वारा कही गई ये पंक्तियां आप लोगों में से सभी ने सुनी होंगी। बाबा साहब कहा करते थे कि जिस सामाजिक न्याय के आंदोलन को मैं खींचकर इतना आगे तक लेकर आया हूं, यदि इसे आगे ना लेकर जा सके तो इसे पीछे भी मत लेकर जाना। लेकिन दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने इसी चीज के ऊपर चर्चा करी कि बाबा साहब के जाने के बाद किस तरह उनके अनुयायियों ने उनके ही आंदोलन को नेस्तो नाबूद या छिन्न भिन्न कर दिया। यहां तक कि शव यात्राओं पर भी किस तरह की छिछली पॉलिटिक्स खेली जाने लगी, उसके ऊपर भी दया पवार जी ने चर्चा करी है। जनता द्वारा दिए गए चंदे के पैसों में बंदर बांट को लेकर इन लोगों में किस कदर झगड़े हुए और किस कदर सारी रकम जो है बैंकों में फ्रीज कर दी जाती है। जिस चीज के लिए जनता ने पैसों की वर्षा कर दी वे काम भी अधूरे ही रह जाते हैं और जनता को कभी उस चंदे का हिसाब नहीं दिया जाता और सारा पैसा जो है नेताओं द्वारा हजम कर लिया जाता है। इन सब के बावजूद किस तरीके से दया पवार जी लिखते हैं कि धीरे धीरे करके नेताओं की कलई भी जो है वो खुलने लगती है और जनता जो है वो समझने लगती है चीजों को। उसके बाद उन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से उनकी पत्नी को एक लंबे अरसे तक बच्चा नहीं पैदा हुआ और उसके बाद जो है उन्हें एक बेटी की प्राप्ति होती है। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। हमने एपिसोड छोड़ा था कि दया पवार जी कहते हैं कि भारतीय संस्कार का बोझ जो है वो अपने कंधों पर भी ढो रहे हैं। अब ये भारतीय संस्कार क्या है, इसके ऊपर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हम जिस चौल में रहते थे, घटनाओं की शुरुआत उसे तोड़ने के प्रकरण से हुई। कावा खाने के नाल के आकार की खपरेल चौल उसके मालिक को तोड़नी थी। तो जो नाल होती है घोड़े की वो यू शेप में होती है, उसी शेप में इनकी चौल भी थी। वहां उसे भव्य इमारत बनानी ही थी। हमारे बाप दादे यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, हमें इसके बदले में कोई दूसरी जगह दी जाए, ये किराएदारों की मांग थी। इस जगह के मालिक को मैंने कभी नहीं देखा था, परंतु किराया वसूल करने वाले मेहता से अच्छा परिचय था। ऊंचा पूरा, मखमली धोती कुर्ता, काला रंग। उसने सीधे मारपीट की नीति अपनाई। नया मकान देने को वह तैयार था, पर किसे दिया जाए यह उसका सवाल था। हमारे नाम किराया रसीद नहीं थी। दूसरी बात यह कि नए किराए मकान में चाची हमें रखना नहीं चाहती थी। तो दया पवार जी पहले ही इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि उनके पिता और उनके चाचा ने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि जो रसीद है किराए की वो उनके नाम पर हो, पावती। इसी प्रकार मौसेरे चाचा के मकान में उनकी विधवा भाभी भी रह रही थी। वे देवर के साथ नहीं रहना चाहती थी। अंत में अलग अलग स्टाम्प पेपर पर करारनामा लिखा गया। मेहता किराएदारों को अलग अलग मिलकर बहकाता। अंत में बिल्डिंग तैयार होने तक हमें घर छोड़ना ही पड़ा। रहने की विकट समस्या थी। पास ही की इमारत में चंदर के घर हम यानी माँ, पत्नी और बच्चे रहने गए। बाकी लोग यहाँ वहां दिन काटते। नई इमारत में हमें घर मिलेगा, इसी सपने में हम सब जी रहे थे। अनेकों को आश्चर्य होगा कि 10 बाय 10 के कमरे में हम इतने लोग कैसे रहते होंगे। तो बंबई में मशहूर है कि आपको भगवान मिल सकता है लेकिन रहने की जगह मिलना मुश्किल है। नई जगह में उससे भी कम स्थान था। यहां तो चंदर के परिवार सहित 3 परिवार थे। साड़ियों की नाम मात्र की दीवार, आज भी ये याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए 10 बाय 10 के कमरे में 4 परिवार रह रहे हों और सिर्फ चादरों की या साड़ियों की दीवार, झीनी सी दीवार के जरिए। 2-3 महीने हम इधर घर में उप किराएदार रहे होंगे। इसी बीच सही को लेकर आसपास कानाफूसी होने लगी। वैसे इस कानाफूसी का कारण मैं ही था। इमारत के कोने में साइकिल की एक दुकान थी। वहां महबूब नाम का एक युवक काम करता था। मुझसे भी कुछ ठिकना होगा। रंग से गोरा, साइकिल की दुकान पर मेहनत से काम करता, इस कारण उसके बाजू भरे भरे लगते। वह स्वभाव से बड़ा मीठा था। उसे शायरी का बड़ा शौक था। मैंने उसे मन से चाहा। मैं हमेशा ही उसी के साथ घूमता। होटल में एक साथ चाय पीते। 1-2 बार उसे पूरन पोली बड़े प्यार से खिलाई थी। एक बार बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल भी ले गया था। मुझे सदमा पहुंचा है, सिर्फ इतना ही उसने कहा था। घर आने पर सई को समय पर दवाइयां देने की हिदायत देता हूं, क्योंकि उसका बंबई में कोई नहीं था। वह खटिया डालकर हमारी गैलरी में सोता है। आसपास की कानाफूसी मेरे ध्यान में आ रही थी, परंतु यह सब कानाफूसी है, इसमें किसी की साजिश है। हम कावा खाना छोड़ जाएंगे तो इसका घर में हिस्सा नहीं होगा, इसलिए किसी ने यह कुटिल नाटक रचा होगा, ऐसा लगता। लोगों को चिढ़ाने के लिए मैं महबूब के साथ और अधिक घूमने लगा। होटल में घंटों बैठा करता। 2-1 बार माँ ने भी सही के फिसलते कदमों की अप्रत्यक्ष सूचना दी। मैं
उल्टे माँ पर ही बिगड़ा। मुझे प्रमाण दो। कोई माँ ऐसे प्रमाण बताएगी? वह चुप बैठी रही। मैं उसकी बात नहीं सुनता ये देखकर वह अपनी लड़की के गांव चली गई। अब आस पड़ोस की अफवाहों में उफान आया। उन दिनों में बुद्धायन लिख रहा था। शायद GD मालगुलकर से प्रेरणा ली थी। 10-15 गीत रच लिए थे। कॉलेज के एक दोस्त ने बताया। उसने गीत पढ़कर कहा, अब इसके आगे एक गाली है, मैं उसे जस का तस ही पढ़ूंगी। गीत पढ़कर मित्र ने कहा, बुद्धायन क्या लिखता है, चोदायन लिख। ऐसा कहकर वह मेरी और अजीब नजरें डालता हुआ आगे बढ़ गया। कावा खाने में प्रवेश करते ही सारे लोग मुझे कॉलेज के उस दोस्त के समान ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है। दिनों दिन में टूटता जाता हूं। सही पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे व्यर्थ ही तंग कर क्या हासिल होगा। शादी के बाद से ही उसके प्रति अगाध प्रेम आज भी उसी प्रकार था। उसके द्वारा अपने ही दोस्तों की शिकायतें याद आती हैं। इस कारण उस पर शंका का कोई कारण नजर नहीं आता। परंतु इसी बीच एक घटना घटी। काम से घर लौटने पर जोर से बच्ची के नाम से बकुला कहकर चिल्लाना मेरी आदत बन गई थी। छोटी बच्ची ने मुझे पागल कर दिया था। चाल में अंधेरा था, घर में देखा सही नहीं थी। मेरी आवाज सुनकर वे संडास की दिशा से आती है। उसके हाथ में राख की टोकरी थी। मैं उत्सुकतावश झांक कर देखता हूँ। वहां नल पर महबूब कपड़े धो रहा था। मेरे भीतर संशय जाग उठता है। सारी रात नींद नहीं आई। सही से पूछने की कोशिश करता हूँ, वे रोने लगती है। लड़की के नाम की कस्में खाने लगती है। क्या करूं, कुछ नहीं सूझता। रात भर विचार से माथा फटने जैसा हो गया। सुबह रविवार था। काम पर जाने की जल्दी न थी। ये दोनों बाहर कहीं मिलते होंगे। सई को सभा में जा रहा हूं कहकर बाहर निकलता हूं। सई रोज खरीदारी के लिए कमाटीपुरा के हाजरी बाग में जाती है। वहां जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता हूं। प्रेमी को मिलने जाते समय श्रृंगार किया जाता है, परंतु सई बच्चे को जन्म देने के बाद से ही बड़ी अस्त व्यस्त रही। गंदी क्यों रहती है, ये पूछने पर वह कहती, मुझे क्या करना है बंठन कर। इस समय भी वे उसी रद्दी हालत में मार्केट आई, परंतु उसमें भी उसका सौंदर्य खिल उठता। मैं इस निष्पाप चेहरे पर व्यर्थी शंका कर रहा हूं, ऐसा भी लगता। वह बाजार से जब वापस लौटती है तब चमत्कार घटित होता है। वहां एक कोने में महबूब उससे बातें करता खड़ा था। मुझे ऐसा लगा धरती फट जाए और मुझे समा ले। मैं आगे बढ़ आता हूँ। मुझे देखते ही सही घबरा जाती है। मैं उसे घर पहुंचने को कहता हूँ। महबूब को लेकर एक ईरानी होटल में जाता हूँ। वह भी रोने लगा, कुरान की कसमें खाने लगा। वो मेरी बहन है, वह बड़बड़ाने लगा। क्या करूं, कुछ ना सूझता। मैं उसे तत्काल बंबई छोड़ने को कहता हूँ। घर आकर देखता हूँ कि महबूब गांव जाने की तैयारी में था। उसके बाद वे कहीं नहीं मिला, परंतु मेरे भीतर शैतान जाग चुका था। सच क्या है ये जानने के लिए मैं सई को रात रात भर छेड़ता रहता, पर वह कुछ भी कहने को तैयार ना थी। उसने नहीं नहीं की रट लगा रखी थी। आज तक मैंने कितनी ही किताबें पढ़ी थी, रसेल के नीति शास्त्र पढ़ा था, परंतु ऐसे समय कोई किताब उपयोगी नहीं लगती थी। 10-15 दिन सोचने में कट गए। बहुत परेशान था। वजन कम होकर 90 पौंड पर आ गया। एक बार तो लगा कि मैं सोच सोच कर मर जाऊंगा। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। दिवाली को एक हफ्ता बचा था। मैंने सई के लिए और बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदे। सई को उसके मायके छोड़ आने का विचार पक्का हो गया, परंतु सई को मेरे मन की बात मालूम न हो सकी। उसके मायके से निकलते समय, मुझे टीबी हो गई है, कुछ दिन सई को यहीं रखिए, ये कहना मैं नहीं भूला था। फिर कावा खाने में वापस आ गया। अब सारा कावा खाना नोचने को आता। बेचैनी बढ़ती गई। भीतर ही भीतर लगने लगा मुझे फांसा गया है। किसी ने ठीक तरह से बात ना करता। रात होने पर आंखों से गर्म धार फूट निकलती। प्रेम भंग का दुख कलेजा कुतर रहा था। ये सब होने पर भी नौकरी की बेगार कर ही रहा था। कावा खाना बहुत मानसिक वेदना देने लगा था। शिवडी में बहन के पास रहने गया। वहां बहन अपने पति के साथ रहती थी। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को, राम को कुछ कहने का कभी अधिकार था। वैसे तो यहाँ पर पिछले एपिसोड जब हमने छोड़ा था तो वहां पर इन्होंने खुद ही इस चीज को माना था कि भारतीय समाज की नीति का बोझ इनके कंधों पर भी है, जिसके कारण जो है वो इनके जीवन में भी रामायण घटित हुई। लेकिन महज शक के आधार पर अपनी पत्नी को इस कदर छोड़ देना मुझे ये सही नहीं लगा। गांव में खबरें पहुंचने लगी कि मैं पागल हो गया हूं। मैं कागज फाड़ता हूं, पत्थर फेंकता हूं और अफवाह फैलती है। मां बहुत उदास हो जाती है।
उसे लगता है कि मुझ पर सई ने कुछ टोना किया है। वह भगत तलाशती है। वह एक बार कोंकणी भगत को लाई थी, ऐसा याद आता है। उसने मुर्गे का उतारा किया। मैं ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। विरोध करने का मानसिक साहस नहीं बचा था। मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। सई के आसक्ति और घृणा एक साथ होती, परंतु फिर भी सई मन से टूटे ना टूटती। एक दो बार सई लड़की को लेकर साथ रहने आई भी, परंतु मैंने उसे साड़ी चोली तथा बस किराया देकर फिर गांव रवाना कर दिया। वह इसी आशा पर जी रही थी कि आज नहीं तो कल पति वापस ले जाएगा। मैं डबल रोल कर रहा हूं, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। तो कितनी घोर विडंबना है। स्त्री है, वो अपने पति के साथ को तरस रही है और पति जो है उसको बार बार छिटक कर अलग कर दे रहा है, सिर्फ एक शक की बिना पर। इस तरह वक्त बीतता जा रहा था, पर मेरा मन नई बातें सोचने के लिए तैयार न था। पूरी तरह ढह चुका था। साबले नाम का मेरा एक मित्र था। उसने इस झंझट में बहुत धीरज बंधाया। पिछले 1 साल से मैं बिना बाई के कैसे रह रहा हूं, इसी बात का उसे आश्चर्य होता। मतलब हमारे यहाँ के पुरुषों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, स्त्री उन्हें एक ही चीज के लिए चाहिए, संभोग के लिए। वैसे वह चरित्रवान था, दारू के एक बूंद तक ना छूता। मैं इतना उजड़ चुका था कि फिर भी मुझे वह कभी नहीं लगा कि वह अपने आप को दारू के सुपुर्द किया जाए। परंतु साबले को मेरी चिंता थी। वह मुझे रात रात भर फोरास रोड, पवन फूल आदि वेश्याओं की बस्ती में घुमाता, परंतु इन औरतों को देखकर घिन्न होती। मेरे शरीर के किसी अंग में कोई झंझनाहट न होती। कभी कभी लगता, साला कहीं मैं हिजड़ा तो नहीं हो गया। सुंदर लड़की देखते ही थरथराने लगता। तालुके में लड़कियों का छात्रावास था। एक बार वहां ट्रस्टी की वार्षिक सभा थी। उस सभा में कार्यकर्ता के रूप में गया था। खाना बनाने वाली महिला और छात्रावास की लड़कियों के बीच हमेशा झगड़े होते। इन झगड़ों का निपटारा कर बंबई वापस आने के लिए ट्रस्टी ने मुझे सूचित किया। वहां भूरी आंखों वाली एक लड़की थी, गोरी पर थिगने कद की। उसे मैं मन से पसंद था। वहां की वे रिश्तेदार लड़की ने उसे मेरी ट्रेजेडी के बारे में बताया। मैं बहुत गरीब हूं यह भी बताया। वह कहने लगी, मैं इनके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी। परंतु पता नहीं क्यों भूरी आंखों से मैं बहुत डरा हुआ सा था। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी बीच साबले ने मेरे लिए एक बाई तय की। चौपाटी पर अकेली भटक रही थी। बाई काली सांवली किंतु दिखने में ठीक ठाक। वह हमें नवलकर स्ट्रीट ले आती है। साबले बाहर ही रुका। बाई धंधे वाली थी। बाहर से ही वे शिकार फंसा कर लाता। आज कौन बकरा फंसा कहकर वे बाकी खिद्द से हंसती, परंतु मैं तो भीतर तक डरा हुआ था। किसी को भरोसा हो या ना हो, पर वह बाई मेरे सामने पूरी नंगी खड़ी थी। फिर भी मेरे शरीर में वासना की कुछ भी हलचल नहीं हुई। ठंडी गोटी सा मैं उसकी ओर देखता रहा। शायद उसे भी आश्चर्य हुआ हो। उससे हुआ संवाद आज भी याद है। मैंने उससे कहा, तेरी शादी हो गई? इस पर वे उदास हंसी फेंकते बोली, मेरी शादी रोज होती है। जब मैं बिना कुछ किए ही बाहर आ गया तब साबले ने उससे पूछा। वह बोली, तुम्हारा आदमी काम का नहीं है। तब साबले को मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगा। वैश्यालय में मेरी वे पहली और अंतिम यात्रा थी, पर यहां मैं थोड़ा सा झूठ बोल गया। इधर एक बार एक धनवान दोस्त के साथ फारोस रोड के एक कोठे पर गाना सुनने गया था, परंतु वहां के गाने का आनंद नहीं ले सका। कोठे पर मैंने बच्चों के बस्ते और सलेटें देखी। पिछले दालान में छोटे बच्चों को सोते देखकर मैं बेचैन हो उठा। मेरे सामने हाथों में गजरा बांधे हुए जवानी से लबालब 4-5 लड़कियां तालियां पीट रही थी, गा रही थी। ऐसे समय एक लड़की ठीक मेरे लड़की सी लगी। चेहरे की सजावट भी वैसी ही थी। भूरी आंखें, शंकु रूप चेहरा, गोरा रंग। नाचते समय उसका गर्भ से बड़ा पेट मुझे दिखता है। अपने मन में विचार क्यों कर आए, इसका रहस्य मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि मेरे सर ज्वालामुखी से फट जाएगा। मेरी मनोदशा दोस्त ने जान ली या नहीं पता नहीं, परंतु उसने नाच रोक दिया। उस समय दुख पर जो विजय मिली वह एक दैवी घटना के कारण। आदमी का मन बड़ा मजेदार होता है, ये सच है। दुश्मन पर भी ऐसी संकट की घड़ी ना आए, ऐसा हम कहते हैं, परंतु अपना सा ही दुख देखने पर अच्छा नहीं लगता है क्या? मैंने जो घटना सुनी उसे सुनकर लगा कि उसके सामने अपना दुख कुछ भी नहीं। ऑफिस में ही पास के टेबल पर एक सज्जन काम करते थे। स्वभाव से बड़े भला अच्छा स्पोर्ट्समैन। वह अचानक ही टूट गया। चिंता में उसका चेहरा सूख गया। वैसे मेरी बात ऑफिस में किसी को मालूम ना थी। पड़ोस में काम कर रहे कर्मचारी ने एक बार मेरे पास अपना बोझ हल्का किया। वैसे वह पढ़ा लिखा था, BSc,
जाति से उच्च वर्गीय उसके द्वारा बताई घटना पर मुझे विश्वास ही ना होता। उसने अभी अभी अपनी पत्नी को छोड़ा था, बच्चे वापस मिल जाएं इसलिए वह कोर्ट में झगड़ रहा था। पत्नी छोड़ने का कारण बहुत ही चौंकाने वाला था। अब इसके आगे भी जो घटना है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। उसके कथानुसार पत्नी ने अपने ही सगे भाई से कुकर्म किया था। मेरा तो सर चकराने लगा, ऐसी घटना कभी नहीं सुनी थी। जब मैंने अविश्वास व्यक्त किया तब उसने भाई बहन के पत्र दिखाए। भाई ने बहन को लिखा था, पत्र पर साईं बाबा प्रसन्न लिखा था। उसमें एक वाक्य तो बड़ा चौंकाने वाला था, तुम्हारी शादी के पहले हम जो काम करते थे वे अब भी कर सकते हैं। वैसे काम शब्द का अर्थ तो तू समझ ही गई होगी। जिंदगी का बहुत ही कुरूप हिस्सा मैं देख रहा था। इन पत्रों में कोई जाली कैसे समझे, वह कर्मचारी बता रहा था। मैं हमेशा टूर पर रहता था। बहन को संभालने के लिए भाई की अपेक्षा और कौन सी शक्ति अधिक समर्थ हो सकती थी। कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए उसने इन पत्रों के कुछ फोटो भी निकाल लिए थे। यह घटना सुनते समय ना जाने क्यों बचपन में जावजी बुआ की बताई एक बात अनायास ही याद हो आई। अब इसके आगे जो विवरण है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ अटपटा सा विवरण है। बात कुछ इस तरह थी, एक ब्राह्मण था, वह हंसने पर उसके मुंह से मोती मूंगे गिरते। राजा को यह जानकारी मिली। इस प्रकार का आश्चर्य अपने दरबार में हो इसलिए वह अपने सिपाहियों से उसे लाने के लिए भेजता है। राजा की आज्ञा सुनकर वह ब्राह्मण सिपाहियों के साथ घर से चलता है। फरलांग भर चलने के बाद उसे याद आता है कि उसका पंचांग तो घर में ही छूट गया। ब्राह्मण जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पर पुरुष से लिपटी हुई है। वह वैसा ही उल्टे पांव वापस लौट आता है। महल में आने पर वह हंसता ही नहीं, उसके सामने अनेक हास्य विनोद के प्रसंग रखे जाते हैं, पर ब्राह्मण मौन। अंत में राजा ने उसे जेल में डाल दिया। वहां एक रात वह झरोखे में पूनम का चांद देख रहा था। वह अचानक चौंकता है। देखता क्या है कि राजा की पटरानी घोड़े का खरहरा करने वाले नौकर की पंचायत आरती उतार रही थी। नौकर की जिद पर वह घोड़ी सी झुक जाती है। उसकी पीठ पर बैठा हुआ वह नौकर फर फर घोड़ी हाँकता है। ये दृश्य देखते ही ब्राह्मण खिलखिलाकर हंसने लगता है। सुबह सबने देखा सारा कारावास मोतियों मूंगियों से भरा हुआ। ले देकर ये कथा ही है, परंतु इसके पीछे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य और सारांश छिपा है, ऐसा लगने लगा। कावा खाने में रहना दूभर होता गया। हमें जिस नई इमारत में मकान मिलने वाला था, इस इमारत पर मंजिलें चढ़ रही थी और उसके नीचे हमारा दम घुट रहा था। मकान मालिक घर देने के नाम न लेता। हम सबको अधर में छोड़ दिया था उसने। जिन रिश्तेदारों के पास मकान किराए की रसीदें थीं, उनमें मेहता ने फूट डाल दी। कुछ हजार पैसे देकर रास्ते लगा दिया। हम सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मकान के संदर्भ में कोई पावती न होने के कारण हम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। इमारत का हर फ्लैट 50-60 हजार रुपयों में बेचने वाले मालिक के लिए हम किस खेत की मूली थे। अंत में सब रिश्तेदार कावा खाने से छितरा गए। कम से कम मेरी मानसिक हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ऐसा लगने लगा इसी इमारत के कारण मेरी सारी दुनिया मिट्टी में मिल गई। इस जगह रहना, फिर वही याद दोहराना था। माँ और मैं कावा खाना छोड़ देते हैं। माँ अब मेरे लिए अत्यधिक चिंतित थी। उसके इकलौते बेटे की दुनिया उजड़ चुकी थी। सई के रहते हुए हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करती, परंतु सई के जाने के बाद वह अपनी बेटी पर बात बात पर उखड़ती। तो ये औरतों की मनस्थिति होती है। बहू और सास का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे के बिना ना तो रह पाती हैं और ना ही एक दूसरे के साथ रह पाती हैं। प्यार भी और तकरार भी साथ साथ चलती है। मुझे हथेली के घाव सा संभालती। माँ के स्वभाव पर आश्चर्य होता। बंबई में हमारे लिए कोई सहारा नहीं था। हम शिवडी में रहने चले गए। तो अब इसके आगे का विवरण जो है सुनिएगा ध्यान से। एक दूसरे से सटे हुए ठूंठ से आपने एक तीसरा पेड़ उगता हुआ देखा होगा। कहते हैं उस पेड़ के मलबे पर खड़े हुए पक्षी बीज डालते हैं। जब शिवडी में रहने के लिए गए तब मेरे इस टूटे मन पर ऐसा ही एक बीज पड़ा। मेरे मन में तेज तर्रार अंकुर उपजने लगा। अब अनेकों की उत्सुकता मरी जा रही होगी, परंतु ये सब जानने के लिए शिवडी का सारा भौगोलिक और सामाजिक परिसर देखना आवश्यक होगा, तभी वास्तविक बात स्पष्ट हो सकेगी। शिवडी स्टेशन छोड़ने पर और बडाला की दिशा में कुछ कदम चलने के बाद रेलवे लाइन से सटी हुई बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, मतलब पूरा स्लम एरिया है।
एक दूसरे से सटे टीन की चादरों के घर, घर के सामने भूल भुलैया गलियां, एक बार भीतर जाने पर चक्रव्यूह में फंसने का आभास होता और सर चकराने लगता। प्रारंभ में 7-8 दिनों में 2 कारणों से मैं तंग आ गया। एक तो शिवड़ी में जानलेवा दुर्गंध, इस हिस्से में सूखी मछलियों के गोदाम, गली में जाते समय नाक पर रुमाल लगाना पड़ता। फिर धीरे धीरे इस दुर्गंध की इतनी आदत पड़ गई कि मानो कहीं दुर्गंध हो ही नहीं। इस दुर्गंध से एक बात याद आई, एक बार सूखी बोंबल की पुड़िया लेकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में गलती से चढ़ गया था। फर्स्ट क्लास के सारे यात्री दुर्गंध कहां से आ रही है इसकी तलाश कर अपनी नाक से कर रहे थे। मैं तुरंत अगले स्टेशन पर उतर गया, पर थर्ड क्लास के यात्रियों को यह दुर्गंध नहीं आई। है ना मजेदार बात। हाँ, तो मैं बता रहा था शिवड़ी की दुर्गंध। तंग आने का दूसरा कारण यह था कि इस चौल के पास ही एक लोकल गाड़ी दौड़ती थी। गाड़ी जब पटरियों से गुजरती तो नींद टूट जाती। नीचे लीपे हुए घर की जमीन भूकंप सी थर्राती। इस थरथराहट की भी धीरे धीरे आदत हो जाती है। कहीं पढ़ रखा था, उद्देश्य से प्रेरित मनुष्य नरक में भी स्वर्ग सुख पाते हैं। ऐसा ये स्वर्ग सुख नरक का भी ये कैसा उदात्तीकरण था। ऐसे नरक में बहन ने अपना संसार बसाया था। इस चाल में बहन का 10-12 बाई का रूम, टीन की चद्दर की ही दीवार, एक घर में बातें करने पर दूसरे घर के लोग सुनते ऐसी हालत। सार्वजनिक नल का पानी, घर में जो नहाने की जगह थी वह दरवाजे से लगकर ही बनाई गई थी। बाहर छोटा सा आंगन, उस पर टीन का शेड। आसपास की सारी बस्ती मुसलमानों की, सारे मुसलमान घाट के, कुछ कोंकण के। उनकी हिंदी भी बड़े मजेदार थी। कौवे ने फड़का फाड़िया या महेश ने गोबर हाग्या, इस तरह की मराठी मिश्रित। इस बस्ती में 1-2 घर महारों के रहे होंगे। मुसलमान लोग महारों को अछूत समझते। उनके घर का कोई खाता पीता नहीं। ये सुनकर मैं दंग रह गया। भारतीय जाति व्यवस्था की जड़ें इस प्रकार आड़ी तिरछी गहरी धसी हुई हैं। इस 10x12 के रूम में बहनोई, बहन और उसका छोटा बच्चा, ससुर, इतने लोग रहते। इसके अलावा बहनोई के दोस्त का भी परिवार था, कोंकणस्थ। सावंत उसका नाम, उसकी पत्नी चंपा ताई बड़ी ही मिलनसार। इस भीड़ में माँ और मैं यहाँ रहने गए। अब हम कैसे रहे होंगे ये कोई भी सोच सकता है क्या। इस बस्ती में जो सबसे बुरी चीज थी वह थी संडास। चाल के संडास में जाते समय रोंगटे खड़े हो जाते। मैले पर बुलबुलाते सफेद कीड़े, इसलिए सुबह होते ही संडास जाना बड़ा खराब लगता। फिर भी बाद में मैं फोर्स दबाकर ऑफिस में ही संडास जाने लगा। शिवड़ी रहने तो आ गया था, पर बेचैनी नहीं मिटी। सई और बकुला की याद भुलाए ना भूलती। आंगन की बेंच पर घुटनों में सर रखकर घंटों बैठा रहता। पढ़ने की इच्छा न होती। बहन के बच्चे से खेलने में भी मजा न आता। माँ अत्यधिक चिंतित थी। मुझे कुछ समझ न पड़ता कि मेरे लिए क्या किया जाए। ऐसी मानसिक अवस्था में सलमा मिली। अब कईयों के सामने एक नया सवाल होगा कि ये सलमा कौन। एक मुसलमान के कारण मेरी दुनिया उजड़ गई, इसलिए एक मुसलमान लड़की को लेकर मैं कई किस्से गढ़ने वाला हूँ। ऐसा भी किसी को लग सकता है, परंतु अब मैंने सलमा को पहली बार देखा, तब उसने नजदीक आने की कोशिश की। उस समय मुझे प्रकृति ने इस संयोग पर आश्चर्य हुआ। बात यह थी, सलमा का घर सामने की चाल में था। दोनों चाल में केवल 10-12 फुट का अंतर था। नल के पानी से लाने के लिए सलमा के घर का रास्ता हमारे घर के रास्ते से ही जाता था। घर या आंगन में बैठने पर सलमा का घर दिखता तो अपनी बीवी को बच्ची के साथ छोड़कर ये यहाँ पर दूसरा इश्क लड़ाने के लिए तैयार थे। कैसी घोर विडंबना है। इनकी पत्नी जो इस इंतजार में जी रही थी, ये खुद ही लिख रहे हैं कि पति कभी ना कभी तो उसे वापस लेने आएगा। वैसे सलमा एक हरी देह की थी, काली सांवली, उसका बादामी आंखें गहरी काली, 16-17 की रही होगी। कुर्ता पायजामा पहनती, छाती पर मखमली दुपट्टा, पीठ पर लंबे बालों में वेणी। सलमा वैसे बड़ी आकर्षक थी। बस्ती के लड़के उसे नरगिस कहकर चिढ़ाते। उसका शरीर सुडौल था। एक बार उसने पूछा, क्या हो गया है, बड़े उदास रहते हो। मैं इस पर उदास हंसी हंसा था। बहन और चंपा ताई से उसकी दोस्ती थी। कभी कभी लट्टू सी घर में नाच जाती। उसे मेरी जिंदगी की बातें मालूम हो गई थी। वह कहती, तेरी औरत यहाँ आएगी तो मैं उसे लाठी से मारूंगी। इसने मुझ में क्या देखा पता नहीं। मैं स्वयं को आईने में देखता तो अपने आप से कांप उठता। पिचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, उसके
चारों ओर काली झाई, ये बहुत रोने का परिणाम भी हो सकता है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इनकी प्रेम कहानी जो है वो हम अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इन्हें दूसरों तक पहुंचाना ना भूलिएगा और चिंतन मनन करना भी बहुत जरूरी है। भारतीय पुरुष किस तरीके से सिर्फ एक शक की बिना पर अपनी पूरी गृहस्थी को चौपट कर सकते हैं, इसके लिए रामायण पूरी घटित हो सकती है आपके घर में। इसके ऊपर भी चिंतन मनन किए जाने की जरूरत है। इसी चिंतन मनन के साथ अब मैं आपको छोड़े जाती हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।